होमवर्क दिया था, निकालो जल्दी। कहां तक हो चुका था? पेज नंबर 98। 98 में 47 तक हो गया था ना? 48 48 48 49 हो गया? नहीं हुआ 49? क्या 49 बताना है? पढ़ो, पढ़ लो पहले। आफ्टर electrolysis of NaCl solution with inert electrode of certain period of time 600 ml of solution was left। 600 ml solution बचा हुआ है। क्या है बेटा? NaCl कितना है बेटा? 600 ml बचा हुआ है। विच इज फाउंड, ये बताओ, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो क्या बन गया? NaOH। कितना बेटा? 1N बन गया कि नहीं बन गया? इलेक्ट्रोलाइसिस ये बना कि नहीं बना? ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस सेम टाइम, जितना टाइम इसे लगा उतने ही टाइम में कॉपर कितना बन रहा है? Cu कितना डिपोजिट हो गया? 31.75 ग्राम Cu डिपोजिट हो रहा है कॉपर voltmeter in series with electrolysis। Calculate the percentage yield of NaOH obtained। सुनो पहले, आप तो मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपोजिट हो रहा है और एक पे NaOH बन रहा है, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मुझे बताओ, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, यही आता है कि नहीं आता बेटा? इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर आएगा कि नहीं आएगा? अभी बताओ ये NaOH कैसे बना होगा, कोई बता सकता है? NaOH मतलब ये हुआ होगा NaOH, जो NaCl है ना, NaCl एक्वस रहा होगा, तो Cl नेगेटिव कहां गया होगा? इसका एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इसने Cl2 बनाया होगा। और कैथोड पे क्या होगा? H2O का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन, सॉरी रिडक्शन, और 2OH नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? तो यहां से OH नेगेटिव बना कि नहीं बना? तो आप तो मुझे बताओ, जितना इक्विवेलेंट कॉपर का आ रहा है उतना ही इक्विवेलेंट OH का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? OH नेगेटिव का। अभी बताओ, कॉपर का इन फैक्टर कितना होगा? कॉपर का इन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि Cu+2 से Cu गया होगा। और ये बताओ OH नेगेटिव का इन फैक्टर कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ, तो इसका इन फैक्टर हो जाएगा बेटा 1। बनाया कि नहीं आएगा? तो यहां से अगर मैं इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर लिखूं तो मोल ऑफ कॉपर इंटू 2, यहां पे क्या लिखोगे? मोल ऑफ OH नेगेटिव इंटू 1, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो मोल ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा? कितना वेट आया? 31.75 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव इंटू 1। तो मोल ऑफ OH नेगेटिव कितना आ गया? जल्दी बोलो। 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो 1 आया, 1 मोल आया। अब एक्चुअली में सॉल्यूशन कितने का है? 600 ml का। तो यहां से जो रियलिटी में ऑब्टेंड हो रहा है NaOH, वो कितना आ रहा है? NaOH नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट। डिवाइडेड, इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट को हम किससे डिवाइड कर देंगे? इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0.6, तो कितना हो जाएगा? 0.6 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होता है? मोल ऑफ NaOH इंटू n फैक्टर 1 है, तो मोल ऑफ NaOH कितना निकला रियलिटी में? 6। तो OH नेगेटिव भी कितना हो जाएगा? 6। बनना चाहिए था 1, बना 0.6, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 60%। 0.6 डिवाइडेड बाय कितना, इतना ऑब्टेंड होना चाहिए था, रियल में इतना ऑब्टेंड हुआ, इंटू 100, 60% की एफिशिएंसी आ गई। आ गया? चलो समझ में आया क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में OH नेगेटिव बन रहा है और दूसरे में कॉपर डिपोजिट हो रहा है। कॉपर की इंफॉर्मेशन दी गई है और NaOH पूछा गया कितनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब रियलिटी में कितना बन रहा है, तो बनना चाहिए था अपना 1, लेकिन बना कितना? 0.6, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 60%। चलो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 हो गया बेटा? 51। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? मोलरिटी की बात चल रही है ना? अरे हाँ, मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिसके इलेक्ट्रोड है वही मेटल तो है। अरे यार बताओ, निकल के इलेक्ट्रोड हैं,
निकल के इलेक्ट्रोड है कि नहीं है, और इसमें निकल का ही अपना क्या है, आयन है, ये यहां से जाएगा यहां जाएगा, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, 2m ही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 52 हो गया ना। चलो और कौन सा दिया था बेटा, 106 में, 106 में कहां से दिया था बेटा, 18 तक हो चुका था ना। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है, 20, 21, 22, 21 हो गया ना। ये तो ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटेगा तो ब्लू कलर डिसअपियर होगा। 23, 24, बॉम्बे आना चाहिए, इसका क्या दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी की बात चल रही है। ये बताओ अपन ने डेराइव किया था, डेल्टा एच क्या होता था, डेल्टा एच अपन ने कुछ लिखा था। अब सुनो एफिशिएंसी क्या होती है, ये बताओ मैक्सिमम सेल कितना वर्क करेगा, डेल्टा जी के बराबर। और डेल्टा जी क्या होता है, -NFE सेल, ये होता है। डेल्टा जी क्या होता है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार अपने पास एक सेल, एक अपने पास डिवाइस है जो 100 जूल की बात कर रहा है कि 100 जूल ये वर्क करेगा, लेकिन जब इससे हम वर्क कराने गए तो इसने 80 वर्क किया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। अभी बताओ, अब जैसे डेल्टा HR होता है, डेल्टा HR क्या होता है, मैक्सिमम हीट होती है जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाली है। क्या डेल्टा HR के बराबर हीट हम यूज कर पाएंगे किसी भी रिएक्शन में, अगर मान लो जैसे मान लो A कन्वर्ट B में हो रहा है और डेल्टा HR दिया गया है, तो ये जो वैल्यू है हम पूरी की पूरी वर्क में यूज नहीं कर पाते, पूरी की पूरी एनर्जी, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करें, कुछ ना कुछ एनर्जी एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ एनर्जी कहां कन्वर्ट होती है, एंट्रोपी में। तो एंट्रोपी बढ़ाने में एनर्जी खर्च हो जाती है, जितनी एनर्जी निकल रही है पूरी की पूरी आपकी किसमें खर्च नहीं होती है, यूजफुल वर्क में। यूजफुल वर्क कितना आता है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच आपकी एफिशिएंसी बन जाएगा। और कोई मान लो कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो तो मैक्सिमम एनर्जी कितना निकालेगा, डेल्टा एच आर। और वो हम कितनी यूज कर पाएंगे, ई नॉट, जो आप ऑब्टेन कर पाओगे उसी के बराबर एनर्जी यूज कर पाओगे। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, -NFE सेल डिवाइडेड बाय डेल्टा एच आर ऑफ रिएक्शन, ये एफिशिएंसी बन जाती है। डेल्टा एच आर एनर्जी मिल रही है। जैसे आप सिंपल ऐसे समझो, आप कोई सेल लेके आते हो, सेल पे लिखा होता है मैक्सिमम पोटेंशियल इतना आएगा, क्या इतना ऑब्टेन कर पाते हो, उससे पहले ही खत्म हो जाता है वो। तो जितना आप यूज कर पा रहे हो, कितना यूज कर पाओगे, डेल्टा जी के बराबर, और उसमें जो रेटिंग दी गई उतना उसका मैक्सिमम होगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाय मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होगा, डेल्टा एच आर। इसलिए आंसर आ जाएगा इसका चेन्नई आ जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 हो गया, और क्या दिया था, 26 हो गया बच्चों, हो गया। कौन सा नहीं हुआ बेटा, 26। इन्होंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड। ये बताओ, ये एजी का रिडक्शन हो रहा है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई सेल निकाल लो, ई सेल -RT ये कर दो। ई सेल निकाल लिया ना आपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ये ई सेल बन जाएगा। ई सेल को -NFE से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये बताओ, ये इस इक्वेशन में एजी का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ई सेल क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल बन जाएगा ई नॉट AG प्लस से AG, और माइनस में क्या आएगा, -E0 CD प्लस 2 से CD, क्योंकि ये पूरा एक पूरा सेल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये निकाल लो आप। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2F इंटू ई सेल, ये डेल्टा जी आ जाएगा। चलो और कुछ दिया था क्या, और क्या दिया था, 111 में कौन से, 49 हो गया, 50 हो गया, अभी नहीं बताया। एफिशिएंसी कितनी है, 84% मतलब क्या है, अभी आपको बताया थर्मोडायनेमिकल एफिशिएंसी क्या होती है, -NFE सेल अपॉन डेल्टा एच आर, यही होता है कि नहीं होता, ये तो बताया अभी थर्मोडायनेमिक, वो क्वेश्चन नंबर 24 था। अब ये कितना है, इंटू 100,
ये कितना हो गया बेटा 84, 84 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से ई सेल नहीं निकाल पाओगे, डेल्टा एच आर दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया देखो, तो इससे ई सेल आ जाएगा, वही तो पूछा है, ये नहीं पूछा। माइनस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा? 2, 96500, यहां से बन जाएगा ई सेल। और डेल्टा एच आर कितना है बेटा? -285 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इक्वस टू 84। सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 3 कट गया, 1 बचा 10, ये कट गया। तो ई सेल क्या कितना बन गया जल्दी बोलो? ई सेल बन गया 84 इंटू 285 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9650, ये बन गया। ये बन गया कि नहीं बन गया? ये काट दो, ये कितना हो जाएगा? 4 2 42। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो रहा है? बीस। कितना आ रहा है? 1.24 है आंसर। हो गया, चलो हो गया। उसमें एक काम करना, एफिशिएंसी और लिख लेना सेल की, एक अपने नोटबुक में फॉर्मूला और ऐड कर दो। एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या बन जाएगा? -NF E सेल अपॉन डेल्टा एच आर। ये बन जाएगा। इतनी एनर्जी अपन यूजफुल, मतलब अपन वोल्ट के फॉर्म में, मतलब इस वोल्टेज के फॉर्म में निकाल पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में कितनी एनर्जी निकाल पाते हैं? इतनी। और होती कितनी सेल में स्टोर? इतनी। 51 हो गया, 52, 52 बता दो। 52 तो स्प्रिंगली सॉल्युबल वाला है ना? 52 तो स्प्रिंगली सॉल्युबल वाला है कि नहीं है? अब ये तो एक सेकेंड, आप ये बताओ डेल्टा एच क्या होता था? डेल्टा एच का फॉर्मूला बताओ क्या होता था, जल्दी बोलो। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा एस क्या होता था? dt, यही होता था। मुझे याद नहीं है, देखो जल्दी कॉपी में क्या था, यही था। और डेल्टा एच ये 0, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया डेल्टा एस। और डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी, डेल्टा एस, तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी -NF E सेल प्लस टी इंटू NF/DE/dt, यही बनेगा। मेहनत करो आदि बेफालतू। ये आ गया प्लस प्लस NF/T/dt, यही है कि नहीं है? अब आप मुझे बताओ, मुझे 25 की बात कर रहे हैं, 25 पे क्या लिखोगे? माइनस कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है? 2। बात नहीं यार। और ई सेल 25 पे कितना है? ई सेल है 0.6753, ये बन गया। प्लस 2 यहां आएगा, एफ यहां आएगा, 298 यहां आएगा। डेल्टा ई, डेल्टा ई कैसे लिखोगे? कितने का डिफरेंस निकालना है मुझे? 0.6753 माइनस 0.6915, और डिफरेंस कितने का है? 0 और 25 में 25। सॉल्व कर लो, ये आ गया डेल्टा एच। ये तो निकालना था। चलो
क्या? टेम्परेचर 25 पे निकालना है ना यार, और 25 पे है कितना? आप यहां पे आप कौन सा यूज करोगे? भाई जिस टेम्परेचर पे ये निकालना है, ये टेम्परेचर कितना है 25, तो मैं 20 वाला यूज करूंगा, 25 वाला यूज करूंगा। देखो लिखा ना एट 25 डिग्री। चलो। क्या? किसमें? कौन सा नीचे वाला? डिफरेंस है भैया, डिफरेंस तो वही रहता है। डेल्टा टी क्या होता है? T2 - T1। ये बताओ, डी बाय डी टी क्या करोगे? E2 - E1, T2 - T1, तो डिफरेंस तो 25 ही आएगा ना। चलो। 50। और कोई डाउट है? बस इसमें मेहनत मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी ये पूरा सॉल्व करना। चलो। और कुछ दिया था क्या होमवर्क? चलो। बात नहीं। चलो। एक और क्वेश्चन था यार।
लिख लो पहले दोनों, लिख लिए ना। हाँ चलो, क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन पढ़ो और उसमें इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, चल क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है। देखो, पहले क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में देखो क्या क्या हो रहा है, फिर अपना नॉलेज यूज करने की कोशिश करो कि ये ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, उसको अपन कैसे कैसे जस्टिफाई करें कि हाँ ऐसा हो रहा है इसलिए हो रहा होगा। देखो क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो हमें दिया गया है 8 फैराडे चार्ज, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना होगा, जल्दी बोलो। 8। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना हो गया बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज हो गया 8 फैराडे डिवाइडेड बाय एफ, मतलब कितना आ गया 8। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज 8 आया कि नहीं आया। अब वो ये बोल रहे हैं कि अपने पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, सोडियम सल्फेट का। किसका है बेटा, सोडियम सल्फेट। तो अब मेरे पास किसका सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो अब आप मुझे बताओ ये सोडियम सल्फेट एक्वस है कि नहीं है। तो अब बताओ मेरे पास कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो आप बोलोगे सर सोडियम प्लस है, सर सल्फेट आयन भी है, और पानी भी है। ये भी है कि नहीं है। तो अब अगर हम करंट पास कराएंगे तो इनमें से कुछ कुछ ऑक्सीडाइज होंगे, कुछ रिड्यूस होंगे। तो अगर हम लिखें, आपसे मैं बोला हूं एनोड, क्या बोला हूं बेटा, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, पानी का। पानी का ऑक्सीडेशन होगा, पानी का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बनाएगा ये जल्दी बताओ। पानी ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो O2 बना देगा, और 4H+ छोड़ देगा, 2 आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब लेकिन दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मल्टी आयन का हो रहा है। O2 भी निकल रहा है, निकला कि नहीं निकला, और साथ में सल्फेट आयन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ पार्ट हो सकता है। आपने पोटेंशियल बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया हो, अब इतना अप्लाई कर दिया है कि वो पोटेंशियल सल्फेट को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, साथ में O2 को, वाटर को भी कर सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया जाता तो अपन तो ये मान के चलते हैं कि जो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो पहले जाएगा। लेकिन अब इस ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि 2 हो रहे हैं तो अपन दोनों को करा देंगे। अब दोनों को मैं कराऊंगा, एक ये हो गया और एक मेरे पास क्या होगा बेटा, सल्फेट आयन। इस ये भी तो होगा। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता था, जल्दी बोलो, एटम डबल चार्ज सेम। एटम डबल तो 2 सल्फर है, एक है तो 2, 4 है तो 8 -2। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। देखना, यहां पे आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर अपन अटक गए तो फिर अटक ही जाते हैं। अपन सोचते हैं सल्फर, सल्फर कितना है, +6। यहां पे सल्फर कितना है, +6, +8 थोड़ा होता है, 7 होता है क्या सल्फर का, नहीं, 6 ही 6। कहां से इलेक्ट्रॉन निकाली है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले आपने सल्फर में। तो अब आप खुद सोचो, अपने पास जो परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड होता है उसमें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 6 6 6। इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं कहां से, आ रहे हैं ऑक्सीजन से। इसमें जितने भी ऑक्सीजन है सभी कैसे हैं बेटा, सभी के सभी इसमें ऑक्सीजन ऐसे हैं, देखो सभी ऑक्सीजन -2 का है। और इसमें क्या हो रहा है, बीच में जो लिंकेज बना रहा है वो किसका हो गया, -1 का। -1 का हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर इसका। तो 2 ऑक्सीजन जो -2 से कहां आ गए, -1 पे। तो एक में कितने का चेंज है, एक में, 2 में 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऑक्सीजन से निकलते हैं बेटा, ये हो गया। अभी तक क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अपना, अब उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन H2O2 बन रहा है मतलब ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। और साथ में उन्होंने बोला कि ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको भी अपन ने ऑक्सीडाइज करा दिया, कराया। तो एनोड की कहानी तो मुझे समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा बेटा, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कैथोड पे क्या होगा। तो सर कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे सिर्फ कौन जाएगा, पानी, क्योंकि उन्होंने सोडियम मोडियम की बात नहीं की। सोडियम इतने आसानी से रिड्यूस होता भी नहीं है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन देके आयन में रहता है। तो अब क्या करोगे, पानी का क्या कराओगे, पानी का रिडक्शन। रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है H2 और क्या बन जाएगा, 2OH नेगेटिव। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहां पे हो गया बैलेंस। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने, +2 इलेक्ट्रॉन। ये आया कि नहीं आया,
देखो अभी एक इंफॉर्मेशन ये थी, एक इंफॉर्मेशन ये थी, तीसरी इंफॉर्मेशन थी कि मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2 कितने हैं? 5। ये नहीं बोला कि दोनों 5 हैं, 5 मोल N2 और O2 है, तो कितना है मैं नहीं पता। अब आप तो सिंपल मुझे ये बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। अब यहां से थोड़ा अपन को सोचना है, और कोई इतना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है सोचना। अब आप सोचो बेटा कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, बना दिया, ये हो गया एनोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब यहां से अपना कितना चार्ज एनोड से कैथोड चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? कितना फ्लो कर रहा है? 8 इक्विवेलेंट। अब बताओ यहां पे आपका O2 भी आ रहा है और सल्फेट आयन भी आ रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बताओ 8-8 दोनों होंगे कि दोनों मिलके 8 होंगे? दोनों मिलके 8 होंगे। कुछ पार्ट ये ऑक्सीडाइज हुआ, कुछ पार्ट ऐसे ऑक्सीडाइज किया होगा कि दोनों का इक्विवेलेंट का सम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यहां पे सिर्फ कौन हो रहा है? H2। तो आप क्या बोलोगे यहां पे? क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना, इक्वल टू क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ SO4 डाई नेगेटिव। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्योंकि कुछ पार्ट ये ऑक्सीडाइज, कुछ पार्ट दोनों मिलके 8, क्योंकि दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 8 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या 8 इक्विवेलेंट चार्ज आ रहा है, तो दोनों ने मिलके 8 निकाला होगा। कुछ पार्ट इससे निकला हो, कुछ पार्ट इससे निकला हो, दोनों का सम 8 है। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो अब टोटल 8 इक्विवेलेंट दोनों के सम के बराबर आएगा। तो अपन ने ये ऐसा लिख दिया। ये कितना है बेटा? 8। अब ये बताओ मोल ऑफ H2 का एन फैक्टर कितना है? 2 प्लस मोल ऑफ O2 का एन फैक्टर कितना आ रहा है? O2 का एन फैक्टर आ रहा है 4, तो मोल ऑफ O2 इंटू 4। और सल्फेट आयन का एन फैक्टर कितना आ रहा है? जल्दी बोलो, सल्फेट आयन का एन फैक्टर। सल्फेट आयन का एन फैक्टर के लिए मुझे यहां पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी होगा। देखो देखो सल्फेट आयन को पकड़ो, सल्फेट आयन यही है ना, तो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन? 1, तो मोल ऑफ सल्फेट आयन। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसका क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके बारे में पूछा ही नहीं है, जिसका पूछा है हम वही लेंगे। सर आपने जो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का जो एनायन है उसका क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। ये नहीं पूछा गया कि ये S2O8-2 कितना बन रहा है, हमसे तो ये पूछा गया कि ये कितना ऑक्सीडाइज होगा, तो वो हमने ले लिया। तो इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा। क्यों नहीं करोगे? कौन सा H2 वाला? अच्छा ये नीचे, वो तो गड़बड़ है, ये इक्वल, ये आ जाएगा। आ गया? तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मोल ऑफ O2 क्या मान ले रहा हूं बेटा? X। तो मोल ऑफ H2 कितना बन जाएगा? 5 माइनस एक्स। आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब यहां पे पुट कर दो बेटा, पुट करो वैल्यू, तो क्या आएगा यहां पे? 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, ये कितना आएगा? O2 कितना है? 5 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस, इसका नहीं पता, इसका तो मुझे निकालना है। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों को सॉल्व करो तो x कितना आ गया? जल्दी बोलो, 4। मतलब अगर आपसे पूछा जाए O2 कितना बना? 4, और हाइड्रोजन कितना बना? 1। 1 बना कि नहीं बना? सही लिख रहा हूं ना? बस अब यहां पे आप पुट कर दो, तो ये कितना हो गया? 8 इक्व टू, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4 प्लस मोल ऑफ सल्फेट आयन। तो मोल ऑफ सल्फेट आयन कितना आ गया? ये आ गया 4। 4 आ गया कि नहीं आ गया? खत्म। अगर किसी इलेक्ट्रोड पे मोर देन 1 चीजें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही हैं तो सबके इक्विवेलेंट का सम इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज के बराबर आ जाएगा। यहां पे कौन कौन हो रहे थे? 2 हो रहे थे बेटा, ऑक्सीजन भी और सल्फेट भी। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट का सम टोटल चार्ज के इक्विवेलेंट के बराबर और इसका इक्विवेलेंट इसके बराबर। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
चलो लास्ट क्वेश्चन लिख लिया था, आ जाओ जल्दी। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं, अगर मोर देन वन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं तो सबके इक्विवेलेंट का सम चार्ज के बराबर, मोल का सम नहीं, इक्विवेलेंट का सम। इक्विवेलेंट का सम किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट का सम चार्ज के इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। सेंसर सेंसर फिट किया है, जो भी बात करेगा ना बुला लिया जाएगा उसको। एआई, एआई टेक्नोलॉजी है। नहीं एन फैक्टर बोलो ना, क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ तो चेंज हुआ ना, ऑक्सीजन का तो चेंज हुआ। किसका सेम है, सल्फर का सेम है, ऑक्सीजन का सेम नहीं है। इसमें जितने भी ऑक्सीजन है -2 के हैं, इसमें दो -1 के, बाकी -2 के हैं, तो चेंज तो हुआ है। अरे यहां पे सल्फेट में जितने भी ऑक्सीजन है सभी -2 के हैं कि नहीं, इसमें दो -1 के आ गए कि नहीं आ गए। बाकी ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया, दो में चेंज आया तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। सल्फेट आयन में बेटा, सल्फेट आयन में सभी के सभी ऑक्सीजन कितने के थे, -2 के। यहां पर भी सभी -2 के, बस दो ऑक्सीजन कितने के होगा, -1 के। जो परऑक्सी में जाएगा वो तो -1 का ही होगा। तो दो ऑक्सीजन ने, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दोनों ने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो किए। ये है उसमें। तो सल्फर का चेंज नहीं आया, ऑक्सीजन का ही चेंज हो गया। इन जनरल अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को साइड में कर देते हैं, सेंट्रल एटम देखते हैं, लेकिन उसमें उसका कोई चेंज नहीं है। चलो, तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए मोर देन वन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो, वैसे तो आपको तो एन फैक्टर उसका याद ही है, कैसे निकालते हैं। सेम की सेम कहानी तो हाइपर सॉल्यूशन में होती थी। हाइपर सॉल्यूशन क्या होता था, H2O3 डाई नेगेटिव होता था, इसमें भी इसको डबल कर देते थे, S4O6 डाई नेगेटिव, और दो इलेक्ट्रॉन लिख देते थे। इसमें भी तो यही करते थे। चलो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आया था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा था। कभी कभी क्या होता है, मेंस में भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। है क्वेश्चन आसान, अगर अपन क्लिक कर, ये बताओ, इतना तो समझ में आ रहा है। देखो एक चीज आप समझो बेटा, आप लोग ये नहीं सोचो कि आप ये नई चीज पढ़ रहे हो, आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप क्या करते थे, जैसे KMnO4 है, और यहां पे मान लो अपन ने कोई भी कंपाउंड लिया, ये Mn+2 में चला गया और ये किसी और में चला गया, तो हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट ऑफ ये गोला, करते थे कि नहीं करते थे। तो ये इक्विवेलेंट तो अपन पहले से ही करते आ रहे हैं, अब अपन ने एक चीज और नई इंट्रोड्यूस कर दी। आप खुद बताओ बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा उतने ही गेन करेगा कि नहीं करेगा। तो अपन ने इसमें एक चीज और ऐड कर दी, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, ये और चीज ऐड कर दी है, तो वही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं Q से या I इंटू T से। अब हमने क्या बोला, ये यार, अब आप खुद सोचो बेटा कि ये इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट में मोल आता है कि नहीं आता है, इसमें भी मोल आएगा, तो यहां पर भी मोल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, F से डिवाइड कर दिया। हमने क्या बोल दिया, एक मोल इलेक्ट्रॉन को हमने 1 इक्विवेलेंट बोल दिया, बस। तो ये बन गया, ये क्या बन गया, Q। तो अपन ने एक चीज और इसमें ऐड कर दी, ये तो अपन बचपन से ही करते आ रहे हैं इक्विवेलेंट बराबर, बस हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट और यहां डाल दिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ये दिया होता था, ये दिया होता था, ये पूछते थे, या ये दिया होता ये अब चीज क्या आ गई, अब ये भी आ गए, आई आ गया, एम्पियर आ गया, चार्ज आ गया, मतलब अपने पास ये आ गया, ये आ गया, 3 आ गया। अपने पास क्या है, 1 2 3 आ गए। अब 3 में से कोई भी एक चीज देते हैं, बाकी पूछते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन जनरल क्या देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करंट देंगे या टाइम देंगे या चार्ज देंगे, और आपसे ये पूछेंगे कितना मेटल डिपोजिट होगा, कितना लिबरेट होगा। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता था, एक कंपाउंड देंगे, दूसरा पूछेंगे। तो है वही चीज, बस इसमें एक चीज और ऐड हो गई, ये वाली जो अपन पहले करते थे कि KMnO4 का मोल इक्विवेलेंट, इतना मोल ऑक्सीडाइज हुआ है तो अदर एलिमेंट कितना रिएक्ट किया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ना ये देंगे ना ये देंगे, आपको इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज दे देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आएगा। अब देखो अपने पास ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये बताओ कितना करंट पास करा रहे हैं,
अब देखना, थोड़ा इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। अब हुआ क्या बेटा, इतना एम्पियर करंट कितने कितने घंटे के लिए पास कराया, 1 घंटे के लिए। तो क्या हम इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं? आई टी बाय एफ, यही आएगा 9,660 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500, ये आ गया 1 2 1 2, ये बन गया 0.36, 0.36 आ गया। 0.36 अपन ने जुगाड़ कर ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा ये बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर बना के बताओ। नाइट्रोबेंजीन किस किस के बनाने बेटा, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन किसमें, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल जानते हो क्या होता है। और नाइट्रो किसको बोलते हैं, एनओ को। एनओ कहां लगाना है, पैरा पे लगाना है। मतलब हो क्या रहा है बेटा, यहां पे अपने पास जो नाइट्रोबेंजीन, मतलब अपने पास कुछ ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है। ये किसमें बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल है कि, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, ये गड़बड़ हुआ है। यहां पे इसकी जगह क्या लिखना, इसकी जगह लिखना पैरा एमिनोफिनॉल, ये है क्वेश्चन में, पैरा एमिनोफिनॉल। नाइट्रो की जगह एमिनो लिख लो। नाइट्रो की जगह क्या करो बेटा, यहां पे नाइट्रो की जगह यहां पे लिखो पैरा एमिनोफिनॉल। एमिनो कब वर्ड यूज करते हैं, ये NH2 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में OH, ये आया कि नहीं आया, ये तो होगा पैरा एमिनोफिनॉल। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका वेट कितना आएगा। चलो एक हिंट और देता हूं, इसका मोलर मास होता है 109, 109 निकालो, शायद 109 ही आएगा। अच्छा सब कुछ तैयार है, देखो क्वेश्चन में बेटा सब कुछ तैयार है। अब आप क्या बोलोगे, ये इसमें जा रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रो बेंजीन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ पैरा एमिनो फिनॉल, फिनॉल, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये अपन को पता है 0.36। मुझे इसके बारे में निकालना है, इसके बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्या इसके बारे में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अभी बताओ इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मोल ऑफ पैरा एमिनो फिनॉल, पैरा एमिनो फिनॉल जो भी था, इंटू एन फैक्टर। अच्छा तो इंपोर्टेंट क्या है, एन फैक्टर है कि नहीं। अब ये क्या बन जाएगा, वेट अपॉन 109 आ जाएगा, 109 ही आता जहां तक है, इंटू एन फैक्टर इक्वल्स टू 0.36। तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, एन फैक्टर निकालना। निकालो एन फैक्टर कैसे आएगा, एन फैक्टर, एन फैक्टर मतलब नेट इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, यही होगा कि नहीं होगा। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूं आपको, इससे पहले अपन ने बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब मैं मालूम है क्या करने वाला हूं, जैसे मैं सिंपली बोल रहा हूं कि इस रूम में 70 बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ सबके पास कुछ ना कुछ पैसे है। अब मैं बोल रहा हूं कि 5 बच्चों ने पैसे खर्च कर दिए, कुछ 5 बच्चों ने पैसे खर्च किए, तो टोटल कितना खर्च हुआ होगा, तो क्या करोगे आप, कितने खर्च किए। 2 तरीके हो सकते हैं, पहला क्या है, सभी बच्चों के स्टार्टिंग में काउंट करो कितना है, फिर बाद में क्या करोगे, खर्च करने के बाद जितने भी बच्चों ने खर्च किए, खर्च करने के बाद टोटल काउंट करो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है,
जिनने खर्च किया उनको पकड़ के पूछ लो। तो कौन सा लेंदी तरीका है? पहले सम करो, बाद में सम करो, फिर डिफरेंस निकालो। और आसान तरीका क्या है? जैसे मान लो इन 5 बच्चों ने पैसे खर्च किए, तो इनसे पूछ लो, ये बोल रहा है 10, ये बोल रहा है 20, ये बोल रहा है 30, तो इनका सम उतना ही आएगा जितना इनिशियल माइनस फाइनल करोगे उसके बराबर ही आएगा। तो आसान तरीका क्या है? जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज देखने जा रहे हो, तो उन्हीं एलिमेंट को पकड़ो जो चेंज में जा रहे हैं। अब आप सोचो, क्या ये कार्बन चेंज में गया? क्या ये ध्यान सुनना, क्या ये कार्बन चेंज में गया? नहीं गया। ये गया? नहीं गया। ये गया? नहीं गया। ये गया? तो अब मैं पहले इनसे पूछूंगा, बाद में इनसे पूछूंगा, बाद में कोई चेंज आएगा क्या? मान लो इसका एक्स है तो इसका भी एक्स रहेगा, क्योंकि अब मुझे कैसे मालूम चलेगा चेंज में गया कि नहीं गया? अब देखो, ऐसा कार्बन है, इससे एक और कार्बन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाद में भी कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जैसा पहले था बाद में भी वैसा है, तो क्या कोई चेंज हुआ? नहीं होता। चेंज कब होता? जब कोई एक एटम हटता और दूसरा आ जाता। मान लो यहां से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आ जाता, तो ये क्लोरीन इस पे प्लस चार्ज क्रिएट करता, ये यहां पे माइनस था, तो चेंज आता। किसी भी एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कब आएगा? जब एक एटम हटके उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ जाए, तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो आसान तरीका क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का चेंज देखना? आप तो बस वो एटम पकड़ो जहां पे चेंज हो रहे हैं। अबे इन एटम को नहीं पकड़ूंगा, ये जो गोला बना है इनको क्यों नहीं पकड़ूंगा? और ये तो इन जनरल दिख रहे हैं, अब मैं चेक करने जा रहा हूं कि किस किस को मुझे चेक करना है, किस किस को नहीं करना है। तो जिनमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है उनको तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनमें कोई भी बॉन्ड चेंज नहीं हुआ है, कोई नया एटम ऐड या रिमूव नहीं हुआ, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। अब आप देखो, इसमें कोई चेंज है? नहीं है। अरे इसमें आप खुद बताओ बेटा, इसमें क्या कोई चेंज है? नहीं है ना। इनमें कोई चेंज नहीं है, तो इनमें अपन ने क्रॉस लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? देखो, अब आप देखो बेटा, यहां पे इस वाले एटम से क्या कनेक्ट है? नाइट्रोजन। इससे भी तो नाइट्रोजन कनेक्ट है, तो क्या इसमें कोई चेंज है? नहीं है। इनमें कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज है क्या? नहीं है। तो इनको तो मैं काउंट करूंगा ही नहीं। अब आप खुद सोचो बेटा, यहां पे हाइड्रोजन था और क्या आ गया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वजह से इस पे कितना चार्ज आ रहा था? -1। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन ज्यादा होता है। और ऑक्सीजन की वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन ज्यादा कि कार्बन? ऑक्सीजन, तो +1। मतलब इस कार्बन के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कि गेन किए हैं? कितने? ये नहीं सोचना -1 से 1 1, -1 से 0 और 0 से 1 2। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए कि नहीं हुए? आया कि नहीं आया? इसमें बताओ, इस कार्बन में कोई चेंज है? नहीं है। अब मैं पकड़ता हूं नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन आप देखो, नाइट्रोजन अगर हम बनाए NO2, तो NO2 ऐसे बनता है बेटा। देखो NO2 कैसे बनता है? NO2 बनाने का तरीका है, NO2 हम ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इस पे नेगेटिव और इस पे प्लस आता है कि नहीं आता है? आता है। और इसको कैसे लिखोगे? NH2 को, NH2 को मैं लिखूंगा कैसे? एक H दूसरा H। बहुत आसान तरीका है, वो तो अपन सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा लग रहा है। अभी बताओ, ये वाला बॉन्ड जैसा यहां है वैसे यहां है, क्या इसमें कोई चेंज है? नहीं है। अभी बताओ, 1 2 3, इन तीनों को मिला के कितना ऑक्सीडेशन नंबर जनरेट होगा? नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव की ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। 1 2 3 और एक प्लस पहले से, तो टोटल कितना आएगा? +4। ये +4 चार्ज में किसकी वजह से ले रहा हूं? नाइट्रोजन पे एक ऑलरेडी प्लस है और 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बने हैं, तो एक ऑक्सीजन खींचेगा +1, 2 ऑक्सीजन खींचेंगे, 2 बॉन्ड खींचेंगे +2, टोटल कितना हो गया? +4। अब बताओ, इन बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। इसको काउंट क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि दोनों में सेम है। अब मुझे बताओ, इसमें भी ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से यहां पे कितना जनरेट होगा? -2। तो ये बताओ, जब ये नाइट्रोजन यहां से यहां गया होगा तो क्या किया होगा इसने? बताओ, नाइट्रोजन ने क्या किया होगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन। अब आप सोचो, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल ने बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन बुलाए होंगे? 4 या 8? 6 की जरूरत है, 2 इंटरनली मिल गए, तो बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन बुलाए होंगे इसने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बुलाए होंगे कि नहीं बुलाए होंगे? तो एन फैक्टर कितना आ गया? 4 आया कि नहीं आया? एन फैक्टर कैसे निकालोगे? सब में चेंज देख लो।
अब बोलोगे सर आपने ऑक्सीजन में क्यों नहीं देखा? बेटा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन -2 का है, यहां भी -2 का है। ऑक्सीजन किसी में हाइड्रोजन +1 है, हर जगह +1 है, किसी में कोई चेंज नहीं आया। चेंज सिर्फ नाइट्रोजन और नीचे वाले कार्बन में आया। ऊपर वाले नाइट्रोजन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए और नीचे वाले कार्बन ने 2 लूज किए। तो ओवरऑल इस कंपाउंड को अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोबेंजीन को पैरा अमीनो फिनॉल में कन्वर्ट होना है तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन को 6 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 2 कार्बन से मिल गए, तो कितने बचे होंगे, कितने चाहिए पड़े होंगे? 4। मतलब ये रिएक्शन ऐसे बन जाएगी, इस रिएक्शन को लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन दिस प्लस दिस, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 4। अब कर लेना सॉल्व। बस इंपोर्टेंट है एन फैक्टर निकालना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बार बार बोल रहा हूं एन फैक्टर ऐसे ही निकलेगा, जो जो चेंज में जा रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख के काउंट कर लो। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। हां अगर ऐसा होता ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता, ये 6 कर रहा होता, टोटल कितने हो जाते? 8। तो फिर कितनी रिक्वायरमेंट होती बाहर से? 8 की। मतलब जो ये बताओ जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो बैटरी कितने इलेक्ट्रॉन देगी? 4। क्यों चाहिए इसको 6 है लेकिन 2 तो कार्बन ने दे दी, तो बाहर से कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी? 4 की। तो एन फैक्टर कितना आ गया इस पूरे कंपाउंड का? 4। एन फैक्टर हो जाएगा इसका 4। अब 4 डाल के यहां पे सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा आंसर? कौन सा आंसर? दिल्ली। दिल्ली कोई इफेक्ट पड़ा उस पर? कहां अटैक, कहां डिफरेंस हुई यार? तो उससे क्या मतलब, ये नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ही है ना, एटम तो सेम है, तो इलेक्ट्रोनेटिव में थोड़ा अरे पहले भी ये इलेक्ट्रॉन इस पे खींच के -1 +1 जनरेट कर रहा था, बाद में भी तो +1 ही तो जनरेट करेगा। कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। जो बॉन्ड पहले से बने हुए हैं वो बाद में भी बने हुए हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उनको तो अपन वैसे ही हटा दो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एन फैक्टर अपन ऐसे ही निकालेंगे, दोनों का नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, टोटल जो लूज और गेन कर रहा है वही तो अपन करोगे ना। अरे ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसमें गया कि नाइट्रोजन अकेला गया? सभी गया ना, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 की। नेट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, एक मॉलिक्यूल जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो देखो, कंडक्टेंस अपने पास अपन 2 टाइप के सब्सटेंस से पढ़ते हैं। एक अपना होता है मेटेलिक कंडक्टेंस, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये कहां पढ़ते हैं? मेटेलिक वायर में। और ये किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये अपन स्टडी करते हैं मेटेलिक वायर, और इसमें किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब अपन से ये पूछा जाए, ये तो शायद आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो,
करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके ना। ऐसा होता है वायर, वायर में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ये इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे, ऐसे 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 मूव करते हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे। ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मेटलिक वायर में कंडक्टेंस या करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अपना ऐसा हो गया। अब इसमें अपन ने क्या किया, दो प्लेट डाली, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, और इसमें सॉल्यूशन फिल है ए प्लस और बी माइनस का। तो बताओ कौन कहां मूव करेगा, कौन कहां मूव करेगा, नेगेटिव वाला इस साइड मूव करेगा, प्लस वाला इस साइड मूव करेगा। तो इसमें भी चार्ज फ्लो हुआ। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। अब चाहे वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो चार्ज आयन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कौन चार्ज फ्लो होना चाहिए। मेटलिक कंडक्टेंस में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू आयंस। आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जनरेट होता है। और मेटलिक कंडक्टेंस किसकी वजह से, मेटल में कंडक्टिविटी कैसे आती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, मेटलिक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा वायर पे, नहीं सर, नहीं सर। करंट फ्लो होता है सर, वायर कांपने लगता है। जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वहां पतला हो जाएगा, जहां मूव करके जाएंगे वहां साइज बढ़ जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो नो मास ट्रांसफर, कोई मास ट्रांसफर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आता है। इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम मेटलिक कंडक्टेंस में अगर हम करंट फ्लो कराएं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा। और इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें ए वाले पार्टिकल नेगेटिव साइड आ जाएंगे और बी वाले साइड चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। मान लो ए और बी का मास अलग अलग है तो मास फ्लो होगा कि नहीं होगा, आयन फ्लो हो रहा है मतलब मास फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब मास फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास एटम के कंपेयर में बहुत कम होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो मास फ्लो, कोई मास फ्लो नहीं करता है, कोई मास का चेंज नहीं आता है। इसमें क्या होगा, कौन फ्लो करेगा, मास फ्लो करेगा। क्योंकि आयन, आयन का क्या होता है, आयन एटम है, उसके अंदर चार्ज आ गया तो एटम से आयन बन गया, और जब ये यहां से वहां मूव करेंगे तो मास का फ्लो माना जाएगा। चलो, और अच्छा तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बताओ इसमें क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटलिक वायर में क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है, क्यों बढ़ता है, क्या, हीट के कारण, मुझसे अरे यार, देखो होता क्या है बेटा कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ेगी। अब जैसे मैं बोला इस गेट से बाहर निकलना है तो आपसे आप बोलोगे सर जल्दी निकलना है तो मुझे तेज भागना पड़ेगा। अब एक बच्चा ऐसा भाग रहा है, कितना ही तेज बाहर, कितना भी तेज भागे क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। ये तो करंट फ्लो कब माना जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो हो, यहां से यहां सीधा जाए। अब एक इलेक्ट्रॉन तेज है, तेज ऐसा भिड़ गया ऊपर बहुत तेज, अब क्या होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनमें क्या होगा, रैंडमनेस आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी कम होने लगती है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी कम होगी। करंट फ्लो कब मानोगे, जब यहां से निकले और इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल जाए। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या था, पहले मान लो ऐसे ऐसे जा रहा था आराम से, अब आपने एकदम से एनर्जी बढ़ाई तो वो यहां जाएगा, यहां जाएगा, आपका क्या होगा, रैंडम मोशन, इससे कोलिजन करेगा तो यहां मूव करेगा, यहां से करेगा तो क्या होगा, आपका जिगजैग मोशन उसका ज्यादा बढ़ जाएगा।
और जिगजैग मोशन बढ़ेगा तो यहां पहुंचने में उसको देर लगेगी, तो करंट क्या हो जाएगा, कम, कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें रैंडम मोशन बढ़ जाता है या कोलिजन बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी नेट फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टेंस कम हो जाता है और रेसिस्टेंस बढ़ जाता है उसका। इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस, जल्दी बोलो, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि अब ये आयन है, देखो आप ये समझो बेटा कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी टाइप का इंटरेक्टिव फोर्स हो, किसी भी टाइप के फोर्स हो, वीक होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आने की वजह से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इंटरेक्शन वाले, जो अट्रैक्शन वाले फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, वीक। अब आप ये सोचो कि हो क्या रहा है, जब ये मूव कर रहा होगा तो ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा और आराम से ये मूव करेंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, मेटलिक कंडक्टेंस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटलिक कंडक्टेंस कम होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ता है। आप ऐसे समझो अगर आप उसको हीट करोगे तो जो भी सॉल्ट है वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और मूवमेंट उसका बढ़ जाएगा। मूवमेंट बढ़ेगा, जितने तेज फास्ट मूव करेंगे आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस आ जाएगा। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ये बार बार पूछी जाती है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस किसका बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर मैं पानी में नमक डाल के रखूंगा और उसमें 2 बार डालूंगा तो कंडक्टेंस ज्यादा आएगा, और जितना हीट कर दोगे उतना कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। वही अपने पास अगर कॉपर का वायर, उसको अगर मैं हीट करता जाऊंगा तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होता जाएगा। हाँ, अरे इसका इफेक्ट अपन नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। अब ऐसे मान लो, आप तो ऐसे मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, अपन ने यहाँ पे प्लेट ऐसी ली जिसपे उस टेम्परेचर रेंज में इससे कंडक्टेंस है, मेटल के कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब तो मेजर कर पाओगे आप। आपने ऐसा किया कि ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला, इसकी वजह से बढ़ गया, इसकी वजह से कम हो गया। तो अपन ऐसे वायर यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ऐसा वायर लेंगे या ऐसे इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिनमें टेम्परेचर का इफेक्ट इतना ज्यादा ना है जितना सॉल्यूशन में आ रहा है। चलो, तो ये अपने पास टेम्परेचर बढ़ाओगे कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, तो लिख लो इतना। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कहां आता है, मेटलिक कंडक्टेंस, और आयन के मूवमेंट से या आयन के ट्रांसफर से क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ध्यान देना, आपने रेसिस्टेंस सुना होगा, रेसिस्टेंस को किससे लिखते हैं, आर से। रेसिस्टिविटी, ये दोनों अपन यूज करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है। केमिस्ट्री में अपन क्या यूज करते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बोलते हैं जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता है कंडक्टिविटी, के से, और के को बोला जाता है कापा, बोलते हैं यार, उसमें कुछ नहीं बोल सकते, कटप्पा नहीं, कापा। जी के कापा बोलते हैं। सुनो, सबसे पहले ये बताओ, बात नहीं करो पहले, ये तो सबको पता है। जैसे मान लो आप ऐसे देखो बेटा कि अपने पास एक मेटलिक वायर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। तो बताओ रेसिस्टेंस किसके बराबर आएगा, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। अब आप ये सोचो कि आपको दौड़ लगानी है,
जितना लंबा रास्ता होगा उतना टाइम लगेगा, और जितना सकरा रास्ता होगा उतना टाइम लगेगा, चौड़ा रहेगा आराम से जाओगे। वैसे समझो इलेक्ट्रॉन को जाना है, अब सोचो आप बेटा, इलेक्ट्रॉन को जाना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा तो आराम से मूव कर जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना आसानी से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो रेसिस्टेंस उतना ही कम लगेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे? ए। और जितनी ज्यादा लेंथ इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करनी पड़ेगी उतना ज्यादा कॉलिजन होने के चांस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो एल, एल बाय ए आता है ना, एल बाय ए। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा फील करेगा, और जितना ज्यादा एरिया हो जाएगा उतनी आराम से मूव कर जाएगा। और जब इसको अपन हटाते हैं तो क्या बन जाता है? आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ये बन जाता है अपना, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। आ गया? आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब आप सोचो, आप वायर को जितना पतला करते जाओगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के चांस या रेसिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना मोटा वायर रहेगा रेसिस्टेंस उतना कम रहता है। ये तो ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, सर ये कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस किससे रिसेंबल करेगा? रेसिस्टेंस से। आर क्या है? रेसिस्टेंस। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कंडक्टेंस बोला जाए तो 1/r, 1/r। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। और ऐसे क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? 1/ρ। रेसिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। लास्ट वाला वर्ड पकड़ लेना। तो ये क्या बन जाएगा? 1/ρ क्या बन जाएगा? 1/r इंटू एल बाय ए। यही बन जाएगा ना कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, यहां से आप मुझे यूनिट बता दो। यूनिट आर की क्या होती है? ओम। तो ये बताओ जी की क्या होगी? ओम इनवर्स। और ओम। और ये बताओ के की क्या होगी? कापा की यूनिट क्या होगी? जल्दी बोलो। 1/r मतलब ओम इनवर्स। और इसमें क्या होगा? लीथ, लेंथ अपॉन लेंथ का स्क्वायर। तो या तो सेंटीमीटर इनवर्स चलेगा या आपका क्या चल जाएगा? और ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और ये डब्बे में बंद कर रहा हूं, वो लिख लेना, नहीं तो और भी लिख लो, और भी यूनिट हो जाएगी। और क्या हो सकता है? जो भी आप ले रहे हो, ओम इनवर्स डेसीमीटर, जो भी लेंथ का है उसका इनवर्स आ जाएगा। ये यूनिट चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अभी अपन केमिस्ट्री पे नहीं आए, अपन ने सिर्फ वायर के थ्रू बात की है। तो सबसे पहले अपन को फील करना है रेसिस्टेंस। अच्छा बताओ, ये रेसिस्टिविटी को, ये बताओ, ये जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी क्या ये है कि नहीं है? क्या हम रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं? इसको बेटा जो रेसिस्टिविटी है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है। इसको हम एक चीज और बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? अच्छा बताओ। एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रो आर के बराबर हो जाती है। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? लेंथ 1 यूनिट, एरिया 1 यूनिट। इसलिए क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं, गलत लिख दिया, रेसिस्टेंस होना चाहिए। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ऐसे इसको मैं क्या बोल दूंगा?
अगर आप बेटा लेंथ और एरिया वन वन यूनिट लिख दो तो ये जो आपका जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी के बराबर आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी, लेंथ वन यूनिट एरिया वन यूनिट ले लो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और ऐसे ही इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर बेटा इसको अगर मैं एल को वन लिख दूं, ए को वन लिख दूं, तो वन बाय आर क्या है, कंडक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, रेसिस्टिविटी। तो हम क्या बोल देंगे उसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो हुआ क्या है, एग्जामिनर कभी कंडक्टिविटी लिखेगा, कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखेगा, और हमें याद क्या रहेगा, कंडक्टेंस, तो हम वन बाय आर लिख देंगे, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक। ये चीज ध्यान रखना। सबसे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे आसान क्वेश्चन इसी के बनते, फॉर्मूला पुटिंग। ये आ गया, ये अपन ने फिजिक्स में पढ़ा था। अब केमिस्ट्री में क्या यूज होता है, केमिस्ट्री में हम कैसे यूज करेंगे वो देखो। ये आ गया अपने पास। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने ये सेल लिया। अब ध्यान से देखना, सेल लिया। अब सेल में हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड बना के रखे हुए हैं। अरे यार, ऐसे, और इसके बीच में अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। इस पूरे का देखो ऐसे समझो बेटा कि अपने पास ये सेल है, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड इसके सामने है, दो इलेक्ट्रोड हैं। बुकलेट दिखाओ एक और। ऐसे देखो, अपने पास ऐसे मान लो कि दो बुकलेट है ऐसा, ये क्या हो गया अपना इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड ये हो गया, इन दोनों को अपन ने क्या किया, इन दोनों को अपन ने बीच में सेल से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या सर, इसमें तो बाहर में तो हमें समझ में आता है, बाहर में तो सर ये लेंथ हो गई, ये एल हो गया, ये एरिया हो गया। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लेंथ और एरिया कैसे निकालें सेल की, ये अपने पास क्या हो गया, सेल हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ कंडक्टेंस या रेसिस्टेंस रहेगा। तो अब आप ये देखो, दो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन होगा वो लेंथ कहलाएगी। और इन दोनों में ये जो आमने सामने, अब जैसे मान लो ऐसा है, अगर एक के पीछे एक है तो हम लोग एरिया कौन सा लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। एक के पीछे एक है तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा बुकलेट के बराबर। अगर एक सेल को ऊपर कर दें, एक को नीचे कर दें, आधा आधा कर दें, तो कितना आएगा, आधा आएगा। अब ये बताओ, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो एक एक प्लेट ये है, एक प्लेट है, तो कौन से आयन मूव करेंगे, इनके बीच वाले ही मूव करेंगे, क्या बाहर वाले मूव करेंगे, क्या यहां के आयन मूव करेंगे, नहीं करेंगे, यहां के मूव करेंगे, नहीं करेंगे, यहां के मूव करेंगे, नहीं करेंगे, इनके बीच में जो आयन है वही मूव करेंगे, वही मूव कर रहे होंगे अपने। तो अब आप सोचो कि अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने मान लो प्लेट एक ऊपर एक नीचे कर दी, तो सिर्फ इनके बीच में कॉमन एरिया कौन सा है, जो कॉमन एरिया प्रोजेक्टेड एरिया, वही एरिया आपका क्या कैसे काम करेगा, वही रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी में यूज होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास इनके बीच में प्लेट का एरिया क्या हो गया, ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लेट, या फिर हम क्या ले सकते हैं, कॉमन एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया। एल क्या हो जाएगा, प्लेट लिख दो या फिर इसमें इलेक्ट्रोड लिखो, इलेक्ट्रोड ज्यादा सही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड एरिया, ये आ गया दो चीजें। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक काम करो, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, गैल्वेनिक्स, ये जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या फिर जो अपन भी सेल बना रहे हैं, इसमें जब भी अपन कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो अपन इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें अपन यूज करेंगे बेटा कंडक्टेंस। वन बाय आर, वन बाय आर आएगा, और जिसकी यूनिट क्या होगी बेटा,
जिसकी यूनिट क्या बनेगी, और ये क्या बन जाएगा, 1/ρ L/A, यही बनता है कि नहीं बनता है ये, 1/ρ L/A, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, जी। और एक होता है अपने पास क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो किसके बराबर होगा, 1/ρ के बराबर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। के से किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, के से। हाँ, क्या उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा, इसको हटाओ यार, हटाओ चलो। इसकी यूनिट आएगी, यूनिट क्या आएगी बेटा, ओम इनवर्स। और इसकी क्या बनेगी, ओम इनवर्स लेंथ इनवर्स, लेंथ का इनवर्स। तो आगे चल के क्या होगा, 2-3 महीने बाद चीजें अपन भूल जाएंगे, तो चीजें मालूम किससे याद रहेंगी, सिर्फ यूनिट से। आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम टाइप की लगेगी। तो जैसे आप देखोगे ओम इनवर्स, तो आप समझ जाओगे यार ये 1/r है। थोड़ा थोड़ा अपन ऐसे जो क्लू लगाते हैं जब चीजें भूल जाते हैं, तो यार ये इसकी यूनिट ये हो रही, तो ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, तो यूनिट पे अपन को ध्यान देना है। तो ये बताओ, इसको अगर मैं आपसे बोलूं 1/ρ किसके बराबर होगा, 1/r इंटू L/A, यही आएगा कि नहीं आएगा, देखो। अरे R इक्व टू क्या है यार, यही तो है, 1/ρ कर दो। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, इसको अपन ये याद नहीं रखेंगे, अपन ये वाला याद रखेंगे। मतलब 1/ρ क्या होता है, कंडक्टिविटी, और 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस, और ये होता है G स्टार L/A, L/A को बोलते हैं G स्टार। ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है, ध्यान देना। ये क्या है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और इसको बोलते हैं क्या बेटा, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा आप इसके अंदर कोई सा भी मटेरियल डाल दो, क्या चीज फिक्स रहेगी, लेंथ और एरिया फिक्स रहेगा। तो ये जी स्टार सेल पे डिपेंड करता है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल डाला गया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी क्या होता है, 1/r। L/A देखो, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, लेंथ अपॉन एरिया। इन इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस है और कितना एरिया है। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट। आपने कोई एक फिक्स सेल बना के एक सेटअप बना दिया, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट, कभी NaCl डाल रहे हो, कभी KCl डाल रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डाल रहे हो, तो उनमें क्या चीज कॉमन होगी, L/A कॉमन होगा, क्योंकि आपने एक बार सेल बना दिया तो उसका लेंथ और एरिया फिक्स है। तो ये अगर आप एक सेल को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हो, तो उन एक्सपेरिमेंट में क्या कॉमन रहेगा, सेल कांस्टेंट। क्योंकि आपने एक बार ये सेल बना दिया, उसमें कभी NaCl डाला, कभी KCl डाला, कभी कोई डाला, तो क्या आएगा अपने पास, सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सेल के कंस्ट्रक्शन पे। सेल अगर फिक्स है तो सेल कांस्टेंट भी फिक्स रहेगा। पूरा फिल ही मानोगे। हाँ हाँ,
अरे हम पहले भर लेंगे बाद में चालू कर लेंगे। पहले से। अब आप मम्मी ने बोला कि बेटा पानी चालू करने वाला हूँ, पाइप जोड़ना है। पहले पाइप जोड़ते हो कि मोटर चालू करते हो? भाई पहले हम उसको भर लेंगे फिर चालू करेंगे। हैं? पहले पूरे सेल में, अब आप पता चला कि आपने करंट डाल रहे थे निपट गए, इतना ज्यादा करंट फैल गया, तो अपन क्या करेंगे, पहले सेल में आराम से तबीयत से भर कर देंगे पूरा, फिर क्या करेंगे, बैटरी ऑन कर देंगे। यही करेंगे ना? हाँ। अगर इसका क्वेश्चन ऐसा है कि सर पहले खाली था, हमने बैटरी कनेक्ट करके रखी हो, धीरे धीरे डाल रहे हैं, अब धीरे धीरे डालोगे तो क्या होगा, अभी इनिशियली जब इतना फिल होगा तो एरिया ये आएगा, जैसे जैसे फिल होता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर यहां पे क्या होगा, एरिया अपना बढ़ रहा है, एरिया अपना बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? लेंथ तो वही है। अब क्या होगा यहां पे अपना, क्या होगा, ये एरिया बढ़ता जाएगा। चेक कर लो उससे। चलो अब लिखो जल्दी। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। It is the conductance of, देखो के इक्वल टू क्या है, जी इंटू जी स्टार। अपन लेंथ 1 यूनिट ले लेंगे और एरिया भी 1 यूनिट ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, के किसके बराबर बन जाएगा, जी के बराबर। जी के बराबर, तो इसको क्या बोल देते हैं कि हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल देते हैं। 1 यूनिट। अच्छा बताओ, एरिया 1 यूनिट है, लेंथ ही 1 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू वॉल्यूम, सॉरी एरिया इंटू लेंथ क्या बनता है, वॉल्यूम। मतलब कहीं कहीं ये भी लिख देंगे, और 1 यूनिट वॉल्यूम। एरिया भी 1 यूनिट का है और लेंथ ही 1 यूनिट का, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन जाएगा, तो कहीं कहीं वॉल्यूम भी लिख देंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टिविटी कहलाती है।
होमवर्क कर लेना ये, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।